Hello friends, welcome to my channel Way to Success. Friends, today we are discussing about the chapter 5th of Business Studies of 12th class, and that is organizing. But before starting organizing, we throw some light on the previous chapter, that is planning. As you know, planning is the first and foremost function of management. It provides basis for all other managerial functions. In fact, all organization, whether it is the government or private, big or small business unit, each and every organization is required these functions to achieve their organizational objectives. So now we have to study our next chapter, that is organizing. Now in this chapter we discuss about the concept of organizing, process of organizing, importance of organizing, structure of organizing, formal and informal organization, concept, elements and importance of delegation of authority, concept and importance of decentralization, difference between decentralization of authority and delegation. But today we are discussing only few of them. Now the organizing, as you know, the first and foremost function of management is the planning. Then after that, organizing is the second function of management. सेकेंड फंक्शन होने के साथ ही साथ मैन, वुमेन, मशीन, मटेरियल्स एंड मनी, सारी की सारी जो चीज़ें जो हैं वो इकट्ठे, सारी रिसोर्सेज जो है जहीं पे जो है वो इस फंक्शन में जो है वो आते हैं. वाई? क्योंकि इसको अगर इकट्ठे जो है वो किसी इंटरप्राइजेस में जो है वो लगाएंगे तो तभी तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है जो वो कंप्लीट होगा. एंड व्हाट इज़ आवर ऑब्जेक्टिव? आवर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं है इसमें. ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो है दैट इज़ जो टारगेट है कंपनी का, जो इंटरप्राइज का, जो ऑर्गेनाइजेशन का, टू बी accomplished विद इन टाइम. नाउ व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग? एक दफ़ा जब प्लान्स जो है वो फार्मुलेटेड हो गए, ऑब्जेक्टिव जो है वो स्पेसिफाई कर दिए गए, तो देन द नेक्स्ट स्टेप जो है दैट इज़ टू ऑर्गेनाइज द वेरियस रिसोर्सेज इन द ऑर्गेनाइजेशन. जितने रिसोर्सेज हैं वो उनको इकट्ठा किया जाता है. दैट इज़ द नेक्स्ट स्टेप. ताकि क्यों इकट्ठा किया जाता है? बिकॉज टू अचीव द मेन ऑब्जेक्टिव. मैनेजरियल फंक्शन जो ऑर्गेनाइजिंग का है that is concerned with directing the efforts toward the achievement of organization goal. जितने भी जो efforts हैं वो लगाए जाएं ताकि organization goals को जो है वो complete किया जा सके. और ये सारा कुछ जो है तभी चलेगा जब प्लानिंग फंक्शन जो है वो अच्छा होगा. प्लानिंग जो है वो प्री डिटरमाइंड गोल्स के लिए जो है वो किया गया है, तो उसी के कारण जो है वो आगे हम लोग जो है वो अपना गोल जो है वो अचीव कर सकते हैं. अगर दूसरे शब्दों में हम कहें तो ऑर्गेनाइजिंग जो है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंट द प्लान्स. कि ये प्रोसेस है, वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम लोग जो है अपने प्लान्स को जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं. अपनी जो भी जॉब्स है, जो भी वर्किंग रिलेशनशिप है, उनको क्लियरली डिफाइन किया जाता है. चाहे वो फिज़िकल है, ह्यूमन है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, वो सारा जो है वो हम लोग सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो कंप्लीट हो सकें, वो पूरी तरीके से जो है वो
हम लोग जो है उसको अचीव कर सकें। कुछ जो हमारे जो ऑथर है उन्होंने भी जो है वो इसके बारे में काफ़ी डेफिनेशंस जो हैं वो दी हैं, इनको डिस्क्राइब किया है। जैसे कि लुइस एलन थे, लुइस एलन जो थे उन्होंने जो है वो लिखा है कि ऑर्गेनाइजिंग जो है ये वो प्रोसेस है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वर्क जो है वो ग्रुप में कैसे परफॉर्म किया जाए, उनको डिफ़ाइन किया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको डेलीगेट की जाती है एंड अथॉरिटी जो है वो भी दी जाती है, रिलेशनशिप जो है उनको इस्टेब्लिश किया जाता है। लेकिन किस पर्पज़ के लिए? फॉर द पर्पज़ ऑफ इनेबलिंग पीपल टू वर्क मोस्ट इफ़ेक्टिवली, ताकि जो लोग हैं जो उसमें इन्वॉल्व है उस काम में वो इफ़ेक्टिवली और इकट्ठे मिलकर जो है वो काम करें और जो टारगेट है जो भी ऑर्गेनाइजेशन का उसको विद इन टाइम जो है वो कंप्लीट करें। इसी तरीके से हमारे पास जो है थियो हैमन ने जो है वो भी लिखा है कि ऑर्गेनाइजिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ द एंटरप्राइजेज एंड इस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप अमॉन्ग देम। कि ऑर्गेनाइजिंग जो है वो प्रोसेस है जिसमें हम लोग जो है डिफ़ाइन करते हैं कि जो एक्टिविटीज़ है वो सारी ग्रुप में कैसे की जाए, किस तरीके से अथॉरिटी जो है वो इस्टेब्लिश की जाए, रिलेशनशिप आपस में जो है वो कैसे अच्छी जो है वो करके जो है वो हमें जो है वो अपना जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है उसको अचीव करना है। ऐसे ही एक हेनरी फॉयल जी ने भी कहा है, टू ऑर्गेनाइज ए बिजनेस इज़ टू प्रोवाइड इट विद एवरीथिंग यूजफुल टू इट्स फंक्शनिंग, जस्ट लाइक रॉ मटेरियल्स, मशीन्स, टूल्स, कैपिटल, पर्सोनल, सारी चीज़ें जो हैं वो अगर हो इकट्ठे जो है उनको लेकर हम लोग जो है वो अपना ऑर्गेनाइजेशन गोल जो है वो अचीव करें। नाउ व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग? ऑर्गेनाइजिंग जो है इट हेल्प्स इन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ए बिजनेस को जो है स्मूथली चलाने में जो है वो मदद करती है। किसी भी इंटरप्राइज़ की कोई भी इंटरप्राइज़ जो है उसको सरवाइव करना है, जो उसको ग्रो करना है, तो जितने भी चैलेंजेस जो है वो उनको मिलेंगे उन सब को जो है वो compete करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन जो है वो ज़रूरी है। अब कुछ जो है वो पॉइंट्स जो है वो इसके बारे में जो है वो हम बता सकते हैं कि जो इसकी इम्पोर्टेंस को जो है वो बताते हैं। सबसे पहले बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंडर जो है जो हमारा जो फंक्शन है मैनेजमेंट का, दैट इज़ द सेकंड फंक्शन, और ऑर्गेनाइजिंग इसके अंदर जो है अगर हम देखें तो सारा काम जो है वो सिस्टमेटिकली जो है वो किया जाता है। ये नहीं है कि भाई अगर एक पर्सन जो है वो उसको कंप्यूटर की नॉलेज है तो उसको हम मशीन के ऊपर नहीं बिठा सकते कि भाई आप मशीन चलाइए, क्योंकि उसको जिस चीज़ की नॉलेज है, जिस काम में वो स्किलफुल है, उसको वही काम दिया जाता है, क्योंकि उसकी स्पेशलाइजेशन जो है वो उसी में है। तो दैट मीन्स कि राइट मैन इज़ पुट एट द राइट जॉब। जो सही आदमी है उसको सही जॉब पे ही रखा जाए। इससे क्या होगा, क्या हो सकता है इससे? अगर उसको जो है वो राइट मैन को राइट जॉब पे रखा जाएगा तो क्या होगा भाई? इससे इंक्रीज़ होगी एफिशिएंसी पूरे काम की, मोटिवेट किया जा सकता है दूसरों को ताकि वो अपना काम जो है वो बेस्ट तरीके से कर सके। उसकी परफॉर्मेंस जो है वो अपने काम के लिए रिपीट नहीं करनी पड़ेगी, बार बार गलती नहीं होगी उससे। वो अगर स्किलफुल है अपना काम जो है वो एफिशिएंटली करेगा और काफ़ी ज़्यादा जो है वो कंपनी के वो बेनिफिट के लिए होगा। क्लैरिटी होगी अगर वर्किंग रिलेशनशिप में, तो ऑर्गेनाइजिंग जो है वो हेल्प करेगी कि इस्टेब्लिश करें कि वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो अच्छे तरीके से और क्लियरली डिफाइन किए गए हों। कम्युनिकेशन आपस में अगर होगा तो वो भी जो है वो सही होगा। अब अगर एक ही जो है वो जगह पे जहाँ पे हम काम करते हैं वहाँ पे हमें मालूम ही नहीं है कि काम करने के लिए जो है जहाँ पे एक जो है वो ऑफिसर है या 10 ऑफिसर हैं, हम लोग अगर काम करते हैं, सपोज़ अगर कोई
कोई इंस्टीट्यूशन ही है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे जो है वो अगर ख़ास तौर पर एक प्रिंसिपल है, हमें अगर प्रिंसिपल को जो है वो रिपोर्ट करनी है, तो वहाँ पे जो है वो प्रिंसिपल के जो बाकी जो अगर चमचे होंगे, तो वो अगर उस लाइन में खड़े रहेंगे तो हम तो कंफ्यूज होंगे कि हमें रिपोर्ट देनी किसको और किसको नहीं है। वहाँ पे तो 10-10 ऑफिसर हो जाएंगे। इसलिए ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन जो है वो हेल्प करता है कि रिपोर्ट किसको दिया जाए, ये कम्युनिकेशन जो है वो गैप जो है वो नहीं होना चाहिए। क्लियरली डिफाइन किया जाता है कि हाँ जी, इस सेक्शन के आदमी ने इसको जो है वो अपनी रिपोर्ट देनी है, और इससे भी क्या होता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फिक्स की जाती है, और अथॉरिटी जो है वो इंडिविजुअल को ना मिलके जो खास जो भी उन्होंने जो इन्वॉल्व किया हुआ है उसको मिली होती है, और रिपोर्ट उसको जाती है, और वो रिपोर्ट जो है वो आगे जिसको देगा उसी की तरह से जो है वो काम जो है वो स्मूथली चलता है। जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है अगर ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन होगा, एफिशिएंट यूज़ होगा, चाहे वो ह्यूमन है, फिज़िकल हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, सारे रिसोर्सेज का जो है इस्तेमाल जो है वो सही तरीके से हो सकता है अगर जॉब जो हैं वो प्रॉपर उसको एलोकेट किया गया हो। हर एक को जॉब जो है वो उसके तरीके से नहीं बल्कि कंपनी के तरीके से डिवाइड की गई हो, उनकी क्वालिफ़िकेशन और उनकी जो स्किलफुल टेक्निक की वजह से। किसी भी काम में जो है वो ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, एक तो जो रिसोर्सेज है उनका इस्तेमाल अच्छे ढंग से होगा, और किसी भी तरीके की जो है वो उसमें कोई भी वेस्टेज जो है वो नहीं होगी। अब एडाप्टेशन टू चेंजेस, कोई बदलाव हो जाता है, ऑर्गेनाइजिंग जो है वो हेल्प करती है बिजनेस इंटरप्राइज को कि किसी भी तरीके का इन्वायरमेंटल चेंज हो जाता है तो सूटेबली जो है उसको मॉडिफाई किया जा सकता है। इंटरप्राइज में स्टेबिलिटी रहती है। इंटरप्राइज में अगर हमारे पास जो है वो ऑर्गेनाइजिंग जो है वो हम लोगों ने ऑर्गेनाइज अच्छे तरीके से किया है, तो हमें किसी भी चेंजिंग में जो है सर्वाइव करने में किसी भी तरीके की मुश्किल नहीं आ सकती है। इफ़ेक्टिव अगर एडमिनिस्ट्रेशन होगी, ठीक है, अब अगर इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होगी तो ऑर्गेनाइजिंग जो है वो हेल्प करेगी उसमें एफिशिएंसी लाने में, क्योंकि अगर इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होगी तो इसकी स्पेशलाइजेशन जो है वो लाएगा इफ़ेक्टिवनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। सेंट्रल अथॉरिटी किसके पास है, पावर किसके पास है, उसका प्रॉपर एग्जीक्यूशन किया जा सकता है काम में। एक क्लियर जो है वो डिस्क्रिप्शन होगा कि जॉब का, कि भाई जो मैनेजर है, जो सुपरवाइज़र है, जो कौन है, उनके रिलेटेड ही उनको जो है वो ड्यूटीज़ जो है वो दी गई हैं। तो इस तरीके से डुप्लीकेशन ऑफ काम जो है वो उसमें नहीं हो सकता है, ठीक है ना। नाउ द नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंस है दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। ऑर्गेनाइजिंग जो है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो बनाती है कि जो एक आधार देता है कि अलग अलग कामों को जो है वो किस तरीके से एफिशिएंटली करना है। इफ़ेक्टिव डेलीगेशन अगर होगी तो मैनेजर को जॉब जो है वो अपनी रूटीन नेचर के द्वारा की जाएगी, सबॉर्डिनेट भी उनके साथ जो है वो अच्छा काम करेंगे, वर्कलोड जो है वो उसको रिड्यूस किया जा सकता है, नए नए मेथड जो है वो डेवलप किए जा सकते हैं, नई टेक्निक्स जो है वो की जा सकती है, और जो परफॉर्मेंस है उनको अच्छे तरीके से जो है वो करवाया जा सकता है। और ये सब कुछ किस लिए, ताकि हम लोगों को अपना जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है वो अचीव करना है। दूसरी तरफ अगर डेलीगेशन जो है वो अगर एबिलिटी जो है उसके पास है कि वो अपने सबॉर्डिनेट के साथ इफ़ेक्टिवली अगर डील करती है, तो कोई भी चैलेंज जो है वो अगर होगा तो वो अपनी पूरी जो है वो पोटेंशियल लगाकर जो है उस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे। ऑर्गेनाइजिंग जो है प्रमोट करती है ग्रोथ और कंपनी को, इंटरप्राइज को जो है डाइवर्स करने में, उसकी डाइवर्सिफिकेशन में। इंटरप्राइज जो है वो नए चैलेंजेस लेते हैं, मोर जॉब पोजीशन लेती है, डिपार्टमेंट्स हैं, न्यू प्रोडक्ट, बाकी जो जोग्राफिकल टेरिटरीज हैं, तो उसके हिसाब से जो है चाहे सेल्स हैं चाहे प्रॉफिट है उसमें उनको जो है वो एक्सपेंशन हो सकती है, ग्रोथ हो सकती है,
और इसी तरीके से जो है वो काम जो है वो सही ढंग से किया जा सकता है। और उसके बाद हमारे पास जो है, अब ये तो हो गया हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। भाई कौन कौन से जो है वो स्टेप्स हैं जिससे कि जो ऑर्गेनाइजिंग का जो प्रोसेस है वो चल सकता है। सबसे पहले है कि हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है डिवीज़न ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो जो प्रोसेस है ऑर्गेनाइजिंग का वो स्टार्ट होता है आइडेंटिफाई करना और काम को कैसे डिवाइड करना है इसको लेकर। पूरा काम जो है वो इस तरीके से डिवाइड किया जाता है कि किसी भी तरीके की डुप्लीकेशन जो है वो ना हो सके। क्यों? क्योंकि इसी से जो है जो हमारे प्री डिटरमाइंड जो गोल्स हैं दैट मे बी एकम्प्लिश्ड, उनको हम पूरा कर सकते हैं। डिवीज़न ऑफ वर्क जो है वो भी हमें जो है वो सहूलियत देगी कि हम लोग काम और स्किल जो कि हमारे जो ज़रूरी है उनको हम पूरी एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली जो है वो कर सकें। अगर हम लोग देखते हैं कहीं पे भी किसी भी इंटरप्राइज का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग जो है वो अगर एग्जांपल लेना चाहें तो सिंपल एग्जांपल है, अगर बैंक में ही अगर हम लोग चले जाएं, वहाँ पे अगर हम देखते हैं कैश के लिए जो है वो कैशियर अलग से है। अच्छा, इसके अलावा अगर कहीं किसी ने जो है वो पैसे डिपॉजिट करवाने हैं उसके लिए उन्होंने अलग से रखा है। लोन से रिलेटेड अगर कोई भी कंप्लेन है या लोन से रिलेटेड कुछ भी पूछना है उसके लिए लोन एप्लीकेशन के लिए अलग से आदमी है। मतलब कि कहने का है कि भाई अलग अलग काम जो है वो अलग अलग आदमियों को डिवाइड किया गया है। क्यों? इसलिए ताकि काम जो है वो स्मूथली चल सके और जो विद इन टाइम जो है वो पूरा हो सके काम। तो इसी तरीके से जो है वो उसको डिवाइड किया जा सकता है। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। दूसरा था डिपार्टमेंटलाइजेशन। अगर हम लोग जो देखते हैं कि जो डिपार्टमेंटलाइजेशन है उसको अलग अलग तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो फंक्शन के हिसाब से, ठीक है, फंक्शन के हिसाब से मतलब कि अगर परचेज़ डिपार्टमेंट है तो उसका काम है वो परचेज़ करेगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड रहेगा। सेकेंड वन, अगर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर है, ठीक है, प्रोडक्शन के हिसाब से जो है उस बेसिस पे भी जो है वो डिपार्टमेंटलाइजेशन जो है वो किया जा सकता है। अलग अलग डिपार्टमेंट जो है वो अलग अलग जो है वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं तो उनको उसी हिसाब से जो है वो उनके डिपार्टमेंट बनाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर टेक्सटाइल डिवीज़न है, फूड डिवीज़न है, तो ये इनके जो है वो डिपार्टमेंटलाइजेशन की गई होगी तो वो अलग अलग से जो है वो अपना अपना काम जो है वो स्मूथली कर सकेंगे। टेरिटरी के हिसाब से साउथ में है, नॉर्थ में है, वेस्ट में है, ईस्ट में है, तो इस तरीके से उनको अलग जोन्स में जो है वो ब्रांचेस को या ऑफिस को जो है वो उन्होंने रखा हुआ है, ग्रुप किया हुआ है। नेक्स्ट वन जो है वो हमारे पास जो है वो है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। एक दफ़ा हम लोगों ने जो है वो डिपार्टमेंट जो है वो क्रिएट हो गए तो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम लोगों को जो है वो एम्प्लॉयज़ को जो है वो काम देना है अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स जो है वो हम लोगों को उनको काम जो है वो असाइन करना है ताकि हमारा जो काम जो है वो विद इन टाइम जो है वो पूरा हो सके। और इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि बैलेंस भी बना रहे कि जॉब की नेचर क्या है, एबिलिटी क्या है एम्प्लॉय की, वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा उस जॉब के लिए या नहीं, जिस सब कुछ जो है वो उसी हिसाब से देखने के बाद ही हमें ड्यूटीज़ को असाइन करना है। इसके अलावा इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अब रिपोर्टिंग रिलेशनशिप जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो इम्प्लाई करती है कि अथॉरिटी किसको दी जाए और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एम्प्लॉयज़ को जो है इंटरप्राइजेज में जो है वो किस तरीके से दी जाए। हर एक पर्सन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये ज़रूरी है कि उनके बीच में जो है अथॉरिटी ग्रांट की जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको इम्पोज की जाए। इससे जो है मैनेजमेंट में जो है टॉप मैनेजमेंट जो है वो मैक्सिमम अथॉरिटी जो है वो ले सकता है और अथॉरिटी जो है वो अगर डाउनवर्ड होगी तो वो डिक्रीज़ भी हो सकती है। ये स्टेप जो है वो प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन वर्कर्स को कि किनको कहाँ से ऑर्डर मिलने हैं और उनको
रिपोर्ट किसको करनी है। इससे किसी भी तरीके का कन्फ्यूज़न जो है वो नहीं रहता है और रिपोर्टिंग रिलेशनशिप जो है वो कोऑर्डिनेशन रखती है और हर एक डिपार्टमेंट काम जो है वो अच्छे तरीके से करता है। सपोज़ अगर सेल्स मैनेजर है तो सेल्स मैनेजर जो है विल इन्फॉर्म अबाउट सेल्स फोरकास्ट। वो अगर जनरल मैनेजर को जो है वो सेल के बारे में बताएगा तो सेल फोरकास्ट जो है वो जनरल मैनेजर को ही बताएगा। अगर कोई प्रोडक्शन मैनेजर है तो वो प्रोडक्शन हेड को जाके जो है वो सारी जो है वो डिटेल देगा। तो इस तरीके से जो है ये काम जो है वो स्मूथली जो है वो चल सकता है और प्रोसेस जो है वो हमारा जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का काफ़ी सही ढंग से जो है वो हो सकता है। अब उसके बाद है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है एक सिस्टम है जिसमें हम लोग जो है जो भी फंक्शन है उनको ऑपरेट करते हैं, मैनेज करते हैं किसी भी इंटरप्राइज में। ये फ्रेमवर्क जो है वो हमें ये भी बताता है कि रिलेशनशिप जो है वो पोजीशन के हिसाब से और जॉब के हिसाब से जो है वो क्या है। एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो ज़रूरी है स्मूथ फ्लो कम्युनिकेशन का और बेटर कंट्रोल करने के लिए। इसी के लिए जो है कुछ डेफिनेशंस भी जो है वो हमारे पास है। जैसे पीटर ड्रुकर जो थे उन्होंने कहा है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज़ एन इंडिस्पेंसेबल मीन्स एंड द रॉन्ग स्ट्रक्चर विल सीरियसली इम्पेयर बिजनेस परफॉर्मेंस एंड इवन डिस्ट्रॉय इट। कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो ज़रूरी है, सही तरीके से होना चाहिए। रॉन्ग स्ट्रक्चर अगर होगा तो वो सीरियसली जो है वो क्या करेगा, वो एक इंटरप्राइज को जो है उसकी परफॉर्मेंस को जो है वो ख़राब भी कर सकता है, इवन के डिस्ट्रॉय कर सकता है। हर्ली ने जो है वो कहा है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो पैटर्न है जिसमें रिलेशनशिप जो है अलग अलग पोजीशन की किसी फर्म में अलग अलग पीपल की जो है वो अलग अलग पोजीशन जो है वो हमें डिफाइन करती है। तो मैनेजमेंट जो है वो शेप देता है किसी भी जो है वो स्ट्रक्चर को। मैनेजमेंट जो है वो शेप देता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देता है। मैनेजमेंट रेफर करता है नंबर ऑफ़ सबॉर्डिनेट जो है एक पीरियड के अंदर कितने होने चाहिए, कैसे वो इफ़ेक्टिवली जो है वो काम कर सकता है। इफ़ेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो एक स्मूथ फ्लो है जो कम्युनिकेशन का रख सकता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये काफ़ी हेल्प करता है फर्म को कि वो एडजस्ट कर सके जो भी इन्वायरमेंटल चेंजेस होंगे उसके अकॉर्डिंग। तो फैक्टर जो है जब भी हम लोग जो हैं वो क्रिएट करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, तो उसमें हमें कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो हमें ध्यान में रखने हैं कि हम लोग जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो है जॉब डिज़ाइन। एक मैनेजर जो है उसको क्या काम है, उससे रिलेटेड उसकी एक्टिविटीज़ क्या हैं उसकी जॉब में, वो उसको पता होना चाहिए ताकि ओवरऑल जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने में उसको कोई मुश्किल ना हो। डिपार्टमेंटलाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, जब भी जॉब जो है वो उनको पता चल जाती है ये है, तो क्या जॉब जो है वो उसको सेम डिपार्टमेंट के अंदर ही है, सिमिलर जॉब है। डिपार्टमेंट जो भी क्रिएट किए जाते हैं क्या वो आपस में लिंक है, उनको इंटरडिपेंडेंस है। डिपार्टमेंटलाइजेशन जो है वो किस बेसिस पे फंक्शन किया जाता है, प्रोडक्ट के जो है वो प्रोड्यूस करने के आधार पर है या वैसे ही है। जब डिपार्टमेंटलाइजेशन हो गया तो ये रिक्वायर्ड करता है कि कितने नंबर जो है वो सबॉर्डिनेट्स के हैं ताकि वो मैनेज कर सकें हर एक मैनेजर को और उनको सही तरीके से बताया जा सके ताकि क्लैरिफाई हो कि उनको रिपोर्ट जो है वो किसको करनी है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है, जितना भी काम जो है वो परफॉर्म किया जाता है किसी सिंगल मैनेजर के द्वारा। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो है वो काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि ये वो प्रोसेस है जिसके द्वारा अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सबॉर्डिनेट की जो है वो भी पता चलती है और वो किसको अकाउंटेबल है, अपने कौन सा सुपीरियर है जिसको वो अकाउंटेबल है, इसके बारे में भी जो है वो उसको पता होना चाहिए। तो ये कुछ फैक्टर है जिसको हमें जो है वो ध्यान में रखना है जब हमें एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाना है। अच्छा, नाउ नेक्स्ट वन है हमारा टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो हमारे जो है वो दो कैटेगरी में जो है वो क्लासीफाई किए गए हैं, फंक्शन स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। बट हमारे लिए हम जो है वो फ्रेंड्स आज का टॉपिक जो है हम यहीं तक जो है वो रखेंगे। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो हम नेक्स्ट जो है इसका जो
वीडियो होगा उसमें हम डिस्क्राइब करेंगे। तो होप कि आप लोगों को जो है वो कुछ ना जो है वो इसमें समझ आया होगा। अगर किसी भी तरीके की जो है वो आप लोगों को इसमें अच्छा लगा है तो कमेंट ज़रूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। ओके, हैव ए नाइस डे।